हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीरज जीएस स्टडी। आज हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1793 के बारे में। इससे पिछले लेक्चर्स में मैंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में बताया था। उसके अलावा अमेंडिंग एक्ट 1781 और रिपीट्स इंडिया एक्ट 1784 और एक्ट ऑफ 1786 तक मैंने कवर किया था। उस लेक्चर्स में मैंने एक्ट को पॉइंट टू पॉइंट कवर किया था। ऑब्जेक्टिव के पर्पज़ से तो ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव के पर्पज़ से मेंस में जैसा कि हमें लिखने को आता है, हमें एक्ट्स के बैकग्राउंड को जान लेना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लागू हुआ था, इसकी शुरुआत कब से हुई थी, इसके लागू करने के क्या क्या रीजंस थे, ये समझ लेना हमें बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं 1764 से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1764 में जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम था, एक वो सबसे बड़ा रीज़न था। 1764 में जो युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुग़ल एम्परर शाह आलम द्वितीय और उसका साथ कौन दे रहा था, उनके साथ बंगाल का नवाब मीर कासिम, इसके अलावा अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ये तीनों एक तरफ थे और ब्रिटिश सेना एक तरफ थी। तो और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो कर रहे थे। तो इस युद्ध में ब्रिटिश सेना जो थी वो जीत जाती है। ब्रिटिश सेना के जीतने के कारण जो दीवानी राइट्स थे वो मुग़लों को ब्रिटिश को देने पड़ते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को देने पड़ते हैं, जबकि जो निजामियत थी वो मुग़लों के पास बनी रहती है। तो इस तरह से डुअल गवर्नमेंट सिस्टम की शुरुआत होती है, दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत होती है। दोहरी शासन प्रणाली इसे कैसे कहेंगे, दीवानी राइट्स यानी कि जो टैक्स वसूलने का अधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चले गए थे, जबकि जो निजामियत थी, राजा कौन होता था, राजा अभी भी मुग़ल एम्परर ही था। मीर कासिम जो कि बक्सर के युद्ध में हार गया था, उसके बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। तो इस तरह से राजा मुग़ल एम्परर ही था, जबकि जो टैक्स वसूलने का अधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। तो इस तरह से एक दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत होती है। इस सिस्टम की बहुत बड़ी खामी थी, इसमें टैक्स वसूलने का अधिकार तो कंपनी को था, जबकि जो जनता के लिए वेलफेयर का जो जिम्मा था वो मुग़ल एम्परर के पास था। लेकिन मुग़ल एम्परर जनता के लिए वेलफेयर कैसे करेगा जब तक उसके पास पैसा नहीं होगा। तो इस कारण जो वेलफेयर का जो जिम्मा था वो मुग़ल एम्परर ठीक से नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि बांध बनाना है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सड़कें बनाना है, कुओं का निर्माण करना। तो जिससे क्या हो रही थी, लोगों की जो इनकम थी वो कम हो रही थी। और इनकम के साथ साथ क्या हुआ, टैक्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो टैक्स वसूलती थी, तो टैक्स में भी गिरावट आने लगी। तो इस तरह से एक अव्यवस्था की शुरुआत हुई। तो एक बड़ा रीज़न डुअल गवर्नमेंट सिस्टम का था जो कि फेल हो गया था। दूसरा रीज़न इसमें था बैटल ऑफ मैसूर। बैटल ऑफ मैसूर जो कि हैदर अली और ब्रिटिश सेना के बीच में 1766 से 1769 तक लड़ा गया था। यह युद्ध 3 साल तक चला था और इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का बहुत अधिक धन खर्च हो गया था, जिसके कारण जो अंग्रेजी सेना थी वो थोड़ी सी उसके जो टैक्स व्यवस्था थी, क्योंकि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको जो टैक्स यहाँ से वसूलती थी उसमें कुछ जो टैक्स था लगभग 4 लाख पाउंड ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि इंग्लैंड में थी उसको देना पड़ता था ईस्ट इंडिया कंपनी को। और तो इस तरह से दूसरा जो रीज़न था वो बैटल ऑफ मैसूर था। तीसरा रीज़न क्या था, तीसरा रीज़न जो था वो बंगाल पैमाइन जो 1769 में हुआ था। 1769 में जैसे जैसे टैक्स में कमी आने लगी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, टैक्स को और इंक्रीज़ कर दिया था, जबकि लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही थी। भाई लोगों को सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो उनकी इनकम कहाँ से बढ़ेगी, और इनकम नहीं बढ़ेगी तो वो टैक्स नहीं दे सकते, जिसके कारण वहाँ पर भुखमरी सी आ गई थी। फैमाइन को कहते हैं भुखमरी। और तो इस तरह से 1769 में बंगाल में अकाल पड़ गया था, जिसमें लाखों लोग खाने की कमी की वजह से मर गए थे।
तो ये 3 बड़े रीज़न थे जिसके कारण जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम था वो फेल हो गया था और कंपनी की जो हालत थी वो बहुत ही ख़राब हो गई थी। अब कंपनी जो थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स पे करने में सक्षम नहीं थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, कंपनी को दोबारा रिवाइव करने के लिए, कंपनी को दोबारा इस्टेब्लिश करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो कि इंग्लैंड में था। वहाँ की संसद में उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। और रेगुलेटिंग एक्ट बेसिकली क्या था, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत में थी उसको रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। तो इसलिए इसको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 नाम दिया गया। तो इस एक्ट के तहत इसमें क्या क्या प्रोसीजर थी वो हम पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, तो आप पॉइंट्स टू पॉइंट्स उन चीज़ों को वहाँ से देख सकते हैं। बाकी ये जो इसका बैकग्राउंड था ये मैंने बता दिया कि किस तरह से कंपनी को दोबारा रिवाइव करने के लिए, उसके कामों को रेगुलेट करने के लिए 1773 एक्ट लाया गया था। तो ये 3 बड़े रीज़न थे। पहला हो गया फेलियर ऑफ डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, सेकंड हो गया बैटल ऑफ मैसूर जो कि हैदर अली और ब्रिटिश सेना के बीच में लड़ा गया, थर्ड हो गया बंगाल फेमाइन जिसके कारण जो अंग्रेजी से ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको टैक्स नहीं मिल रहा था और टैक्स ना मिलने के कारण वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स देने में असमर्थ थी। और ये 3 बड़े रीज़न थे। एक चौथा रीज़न और था इसका कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो अधिकारी थे, जो व्यापारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, क्योंकि ये कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी और इस कंपनी को मोनोपोली दी गई थी भारत में कि इस कंपनी के अलावा और कोई व्यापार नहीं करेगा। और ये इस मोनोपोली के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का मतलब है जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उस समय तो उसको 4 लाख पाउंड देने पड़ते थे इस मोनोपोली के लिए। तो इसमें क्या था, जो व्यापारी थे वो अपना खुद का निजी व्यापार भी कर रहे थे और इसके अलावा जो कंपनी के अधिकारी हैं वो बहुत अधिक भ्रष्टाचार कर रहे थे। चौथा रीज़न यही होगा कि चौथा रीज़न इसमें जो कंपनी के जो व्यापारी थे वो भ्रष्टाचार बहुत अधिक कर रहे थे, जिससे क्या हुआ था कि जो उनकी इनकम थी वो तो बढ़ गई थी बहुत अधिक, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी की इनकम थी वो पूरी तरह से नहीं बढ़ पाई थी, या कह लो वो पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एकदम कंगाल हो चुकी थी, जबकि जो उसके व्यापारी थे वो तो मालामाल हो रहे थे और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कंगाल हो गई थी। तो चौथा रीज़न जो था वो व्यापारियों, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी थे उनका, या जो अधिकारी थे उनका भ्रष्टाचार हो गया। तो इस तरह से ये 4 बड़े रीज़न थे जिसके कारण जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो ब्रिटेन की गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे कर पा रही थी और उसने क्या किया, टैक्स देने के बजाय ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही लोन मांग लिया कि आप हमें इतना रुपए दें ताकि हम अपनी कंपनी को दोबारा रेगुलेट कर सकें, यहाँ पर दोबारा चला सकें। तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लागू किया और इसमें कुछ उसने प्रावधान रखे। इसमें उसने प्रावधान रखे कि किस तरह से जो कंपनी के व्यापारी हैं वो अपना निजी ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो आप बाकी 1773 में क्या क्या प्रावधान थे वो आप पिछले लेक्चर्स में पॉइंट टू पॉइंट देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे चार्टर एक्ट 1793 के बारे में। चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट होता क्या है? चार्टर बेसिकली, चार्टर का मतलब होता है परमिशन या ग्रांट। एक सोवराइन बॉडी के द्वारा, सोवराइन कंट्री के द्वारा एक परमिशन देना, ग्रांट देना, एक लेटर देना जिसके द्वारा किसी स्टेट की स्थापना की जाए या किसी सिटी की स्थापना की जाए या किसी कंपनी या किसी यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए। तो यहाँ पर किस चीज़ की स्थापना की गई थी? यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया था, इसलिए इसे नाम दिया गया चार्टर एक्ट 1773। तो इस एक्ट को हम ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी कहते हैं। तो
इसके क्या क्या प्रावधान थे इसमें? इट एक्सटेंड द ओवरराइड पावर गिवन टू द लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल एंड गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज। तो इसने क्या किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इस चार्टर एक्ट के में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, और इनको पावर दे दी गई थी कि जो काउंसिल है और जो बाकी प्रेसिडेंसीज़ हैं, ये उन पर इनका जो शासन था वो और बढ़ा दिया गया था। पावर ऑफ गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस टू ओवरराइड हिज काउंसिल। पहले क्या होता था, जैसे कि कोई भी इन्हें नियम पारित करना होता था लॉर्ड गवर्नर जनरल को, तो ब्रिटिश जो काउंसिल थी, काउंसिल में 4 मेंबर्स थे, उनकी सहमति ज़रूरी होती थी। लेकिन अब इनको पावर दे दी गई थी इस एक्ट के तहत कि वो कि ओवरराइड कर सकते हैं उनके बताए गए नियमों को। वो चाहे तो मान भी सकते हैं और चाहे तो उसे इनकार भी कर सकते हैं। इसके अलावा फ्यूचर गवर्नर जनरल, गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंसीज, तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल जो होता था और बाकी जो मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे, वो तो मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था, जो पिट्स इंडिया एक्ट था, जो रेगुलेटिंग एक्ट था, वहाँ से उन दोनों गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। दिस एक्ट कंटिन्यूड द कंपनीज रूल ओवर द ब्रिटिश टेरिटरीज एंड द कंपनी ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया फॉर 20 ईयर्स। हाँ, एक चीज़ और, लॉर्ड कॉर्नवालिस को की जो पावर थी वो एक्सटेंड कर दी गई थी, ठीक है, और जो काउंसिल थी उसको ओवरराइड कर सकता था, उनके बातों को वो मान सकता था या चाहे तो उसको इनकार भी कर सकता था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में, अभी जैसे मैंने बात करी कि वहाँ पर जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम की जो शुरुआत हुई थी, उसमें दीवानी जो राइट्स थे वो कंपनी के पास थे, ठीक है। तो यहाँ पर, और जब कंपनी क्या कर रही थी, टैक्स बहुत अधिक वसूल रही थी और उसे टैक्स में भारी गिरावट आने लगी क्योंकि जनता को वो सुविधाएं नहीं मिल रही थी। तो बाद में जब कंपनी को ये समझ आया कि जब तक हम जनता को सुविधाएं नहीं देंगे, जब तक उनकी इनकम नहीं इंक्रीज़ होगी, तब तक हमें टैक्स कैसे मिलेगा, क्योंकि अगर हम क्योंकि जब लोगों की इनकम ज़्यादा होगी तभी तो वो ज़्यादा टैक्स देंगे, सिंपल सी चीज़ है। तो इसके लिए 1793 में कॉर्नवालिस ने जमींदारी प्रथा की शुरुआत करी थी, जिसमें क्या होता था, एक गांव का जमींदार होता था, उसको ये पद पे नियुक्त कर देते थे जमींदारी प्रथा के तहत। और जमींदार क्या करता था, वो उस एरिया से, एक गांव हो गया या उसके अंडर में जितने भी गांव आते थे, वो वहाँ से टैक्स वसूल कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था। तो इसके तहत जमींदारी प्रथा की भी शुरुआत हुई थी, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में करी थी। ये चीज़ इसमें लिखी नहीं है। हाँ, और एक्ट ऑफ दिस एक्ट कंटिन्यूड द कंपनीज, और इस एक्ट ने क्या किया था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको ट्रेड मोनोपोली 20 सालों के लिए और दे दी गई, और इसके लिए उसे 4 लाख पाउंड ब्रिटिश गवर्नमेंट को देने पड़ते थे। दिस एक्ट अलाउड द कंपनी शेयर टू बी रेज्ड टू 10%। इस एक्ट ने जो कंपनी के जो शेयर थे वो 10% और बढ़ा दिए। शेयर 10% किस तरह से, जैसे कि कंपनी का प्रॉफिट है 100%, ठीक है, तो 20% जो हो गया वो कंपनी के जो अधिकारी हैं उनको सैलरी पे करना, इसके अलावा कंपनी के खर्चे, ये सब में निकल गया, ठीक है। बचे 80%, या मान लेते 100 रुपये कंपनी का प्रॉफिट था, उसमें 20 रुपये जो थे वो सभी कंपनी के खर्चों में निकल गए, बचे 80 रुपये, ठीक है। अब 80 रुपये क्या हुआ, ये कंपनी का इसमें से जो कंपनी थी उस कंपनी को कुछ हिस्सा ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी देना पड़ता था। तो ब्रिटिश इस 80% कह लो, इसमें 100 में 80% जो हिस्सेदारी थी वो कंपनी की थी। अब इसमें से
कंपनी का जो शेयर था वो 10% बढ़ा दिया गया। इसको हम जैसे समझते हैं 100 रुपये की जगह हम ले लेते हैं 1,00,000 रुपये। तो 1,00,000 में 20% जो था वो निकल गया कंपनी की सैलरी। कंपनी की सैलरी में इसके कंपनी के जो अधिकारी हैं सैलरी में और खर्च में, बाकी सभी खर्च में 20% खर्च हो गया। तो इसमें बचा 80%, ठीक है। और इसका कुछ हिस्सा जो था वो सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी देना पड़ता था। तो इस तरह से 20% जो था वो सब निकलने के बाद कंपनी के पास कितना बचता था? 80% बचता था। तो 80% कितना होगा? लगभग हो गया ये 80,000 रुपीज़। तो 80,000 जो थी वो कंपनी की इनकम मैंने मान ली। तो इसमें जो था वो 10% बढ़ा दिया गया। अब इसका अगर 10% बढ़ाएंगे तो 80,000 का 10% क्या होगा? लगभग 8,000। तो इस तरह से कंपनी की जो प्रॉफिट थी वो 80,000 से बढ़कर 88,000 हो गई। इसके तहत ये मैंने माना है, ये एक्यूरेट नहीं है, ये मैंने मान लिया है कि 1,00,000 उसका प्रॉफिट था। उसमें 20% जो था वो सैलरी और ब्रिटिश गवर्नमेंट को देने में और बाकी खर्च वगैरह में निकल गया। उसके बाद जो बचता था वो 80% उसके पास बचता था, ठीक है। तो 80% जो 1,00,000 में से 80% कितना हो गया? 80,000। तो 80,000 का उसको प्रॉफिट होता था। अब जो हिस्सेदारी थी वो 10% और बढ़ा दी गई, यानी कि अब जो उसका प्रॉफिट होगा वो 88,000 होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो कंपनी की जो इनकम थी, जो कंपनी के अधिकारी थे उनकी भी इनकम क्या थी? 10% उनकी भी इनकम इंक्रीज़ हो गई, बढ़ गई। इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। इस एक्ट ने गवर्नर जनरल को जो सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसीज थी बॉम्बे और मद्रास, उन पर राज्य करने के लिए गवर्नर जनरल को और अधिक पावर मिल गई। इसके बाद इन द absence of Governor General of Bengal, he could appoint a vice president from among the civilian member of his council। तो बंगाल का गवर्नर जनरल की एब्सेंस पे एक ये वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त कर सकते थे। इसमें ये गवर्नर जनरल को पावर दी गई कि जब वो नहीं रहेगा तो अपनी जगह वो किसी वाइस प्रेसिडेंट को नियुक्त कर सकता है। और वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा? जो कि काउंसिल थी, काउंसिल के 4 मेंबर थे। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें 4 मेंबर थे। उन्हीं 4 मेंबर्स में से किसी एक को वो वाइस प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त कर सकता है। द सैलरीज ऑफ द स्टाफ एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल वर ऑल्सो चार्ज टू द कंपनी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैंने देखा था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी जो कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत करी गई थी। इसके अलावा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि पहले था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य होते थे, ठीक है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो कंपनी की सैलरीज थी, अब वो जो जिम्मा था पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको पे करती थी, ठीक है। अब कौन पे करेगा? अब ईस्ट इंडिया कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट में से वो, ये जैसे मैंने स्टार्टिंग में देखा कि अब जो प्रॉफिट होता था उसी में से उसे सैलरी जो थी अब अधिकारियों की वो पे करनी होगी। आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस द कंपनी हैड टू पे द ब्रिटिश गवर्नमेंट ₹5 लाख फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू एनुअली। तो इंडिया से जो रेवेन्यू वो वसूल कर रहे हैं, जो भी टैक्स वसूल कर रहे हैं कंपनी, उसमें से 5 लाख रुपए, ठीक है, उन्हें हर साल ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इस एक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया। द कंपनी वॉज ग्रांटेड द अथॉरिटी टू ग्रांट लाइसेंस टू इंडिविजुअल एंड द कंपनी एम्प्लॉयज टू कैरी ऑन ट्रेड इन इंडिया। तो इसमें क्या था? इसमें जो कंपनी के जो अधिकारी थे, जो व्यापारी थे, उनको पर्सनल ट्रेड की अनुमति इजाज़त दे दी गई।
उसके लिए उन्हें कंपनी से लाइसेंस मिलेगा। तो कंपनी वॉज द ग्रांटेड द अथॉरिटी टू ग्रांट द लाइसेंस। कंपनी अब जो अगर कोई भी अंग्रेज व्यापारी था या अधिकारी है वो व्यापार करना चाहता है तो वो कंपनी से लाइसेंस ले सकता है अपना पर्सनल निजी व्यापार करने के लिए। ये कंपनी को परमिशन दे दी गई कि कंपनी अब क्या करेगी, लाइसेंस देगी अगर कोई अपना निजी व्यापार करना चाहता है। और इसकी व्यवस्था रेगुलेटिंग एक्ट में जबकि ख़त्म कर दी गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया था। दिस एक्ट सेपरेट द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड द जुडिशरी फंक्शन ऑफ द कंपनी लीडिंग टू द डिसअपीयरेंस ऑफ माल अदालत। इस एक्ट से क्या हुआ, इस एक्ट के तहत जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था और जुडिशरी फंक्शन था उसको अलग कर दिया गया था। जो अब पहले क्या होता था जो माल अदालत होती थी, जो भी रेवेन्यू से संबंधित जो मामले होते थे वो अदालत में जाते थे, जिसे हम कहते थे माल अदालत। तो अब इसे ख़त्म कर दिया गया, इस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया। जो जुडिशरी फंक्शन था उसे अलग कर दिया गया और जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था उसे अलग कर दिया गया, जिससे जो माल अदालत थी जिसे हम कहते थे रेवेन्यू कोर्ट, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। तो इस तरह से ये कुछ चार्टर एक्ट 1793 के फीचर्स थे। अब इसके बाद हम चार्टर एक्ट अगले लेक्चर्स में चार्टर एक्ट 1813 के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।